नमस्कार, वेलकम बैक। परिवर्तन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज पिछले सेशन में जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसी से आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण, और दूसरा चरण जो 1905 से लेके 1919 तक चलता है, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, इसका पूरा एक लिस्ट, एक चार्ट हमने आपको बता दिया था। 1905 में बंगाल विभाजन के साथ ही आरंभ होता है और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारतीय शासन अधिनियम 1919 आता है और यहाँ तक का जो कालखंड है वो दूसरे चरण का कालखंड माना जाता है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं बंगाल विभाजन से जो आरंभ हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया जिसको भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1911 में दिल्ली दरबार लगा, 1912 में राजधानी का परिवर्तन किया गया, 1914 में पहला विश्व युद्ध आरंभ हो गया। उसके बाद 1916 पे चलेंगे तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इसके अलावा होम रूल लीग आंदोलन शुरू हो गया और अंत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ जाता है। तो इतनी घटनाओं के बारे में हम लोगों को आगे चर्चा करनी है, तो इसी सेगमेंट को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण के महत्वपूर्ण घटनाओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे बंगाल विभाजन से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बंगाल विभाजन से। ये राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण है ये। जो लोग पिछला क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे वो लोग पिछला क्लास जरूर अटेंड करेंगे, जिससे एक क्रम उनका बना रहे, एक सीरीज बना रहे और मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार करना, उसका नोट्स बनाना आसान हो जाए और क्वेश्चन को क्रैक करना आसान हो जाए। तो इस द्वितीय चरण में हम लोगों ने 1905 से लेकर 1919 तक की घटनाओं को क्रमवार तरीके से देखा था। अब इन्हीं घटनाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, इससे बनने वाले आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, उसी को हम लोगों को समझना है। तो शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन ही वह घटना है जहां से राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्वरूप है वो पूर्णतया चेंज हो जाता है। अभी तक ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा था। नरमपंथी विचारधारा का प्रभाव था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, उदारवादी चरण माना जाता था, लेकिन यहीं से उग्रवाद का उदय शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको नव राष्ट्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद या उग्रवाद के काल को भी माना जाता है। तो यहाँ पे 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया, यहीं से पूरा का पूरा स्वरूप चेंज हो जाता है। तो बंगाल विभाजन क्या था और कैसे कैसे इस विभाजन को आगे बढ़ाया गया, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको समझते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था, पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो बंगाल का विभाजन उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय, जो भी कह लीजिए, कौन थे उस समय? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं शुरुआत से। यहां लिख रहा हूं बंगाल विभाजन 1905। तो यहां पर लॉर्ड कर्जन जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने देखा कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसका केंद्र बिंदु बंगाल है। अगर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना है तो बंगाल को कमजोर कर दिया जाए, और बंगाल को कमजोर करने का सबसे बेहतर तरीका यह था कि बंगाल को ही बांट दिया जाए। और यही निर्णय लिया गया उस समय के गवर्नर जनरल के द्वारा, यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन का जो निर्णय है वो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है आपके वनडे एग्जाम में कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो यहां पर
बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। पहले प्रश्न का आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो बंगाल विभाजन किया गया था इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो अंग्रेज अपना कारण मानते थे लेकिन भारतीय अपना कारण मानते थे। अंग्रेजों का मानना था, इन्होंने जो आधार बताया कि बंगाल विभाजन क्यों किया जा रहा है, इसमें अगर हम ब्रिटिश मान्यता को देखेंगे, ब्रिटिश आधार को देखेंगे, तो इनका मानना था कि सुव्यवस्था के लिए, सुशासन के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है। बंगाल प्रांत बहुत बड़ा प्रांत है, बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है और यहाँ पे शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए आवश्यक है कि इसको दो प्रांतों में डिवाइड कर दिया जाए और इसी उद्देश्य के लिए ये बंगाल विभाजन किया जा रहा है। ये तर्क दिया गया अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के समक्ष। तो ब्रिटिश जो आधार रहा है वो क्या है? सुशासन। सुशासन के लिए बंगाल का जो विभाजन किया गया वो अंग्रेजों का तर्क था कि सुशासन के लिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। लेकिन अगर भारतीय तर्क को देखेंगे, भारतीय आधार को देखेंगे, भारतीय आधार, तो आप पाएंगे कि बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। यानी भारत में धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था। मुस्लिम बाहुल्य इलाके को काटकर पूर्वी बंगाल बना दिया गया और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था उसको पश्चिमी बंगाल बना दिया गया। तो जो भारतीय आधार है वो क्या मानता है कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। धर्म के आधार पर विभाजन। ये विभाजन किस आधार पे किया गया था? धर्म के आधार पर विभाजन किया गया था। तो दो मान्यताएं इसमें आती हैं। अंग्रेज अपना तर्क देते हैं लेकिन भारतीयों की मान्यता कुछ और है। तो बात क्लियर हो गई होगी कि बंगाल का विभाजन किया क्यों गया। अंग्रेजों ने अपना तर्क दिया कि सुशासन के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है, जबकि मूल कारण यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था, इसीलिए बंगाल का विभाजन किया गया था और भारतीय बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ रहे थे। अब हुआ क्या कि बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया और एक डेट आता है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और ये डेट है 20 जुलाई। 20 जुलाई 1905। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया जाता है। ठीक है, तो 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। ये और ये जो निर्णय लिया गया बंगाल का विभाजन करने के लिए, इसमें बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है। इसके दो पार्ट बना दिए जाते हैं। एक हो जाता है पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, और एक बनता है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। इस पूर्वी बंगाल में जो ढाका था उसका क्षेत्र और असम का क्षेत्र इस पूर्वी बंगाल में शामिल किया जाता है। यहाँ की जनसंख्या लगभग लगभग 3 करोड़ के आसपास में थी। 3 करोड़ की जनसंख्या थी और इसमें ढाका और असम के क्षेत्र को लिया जाता है। और जो पश्चिमी बंगाल था, इसमें बंगाल का जो पश्चिम का क्षेत्र था और इसके साथ बिहार और उड़ीसा को भी लिया गया। ध्यान रखिएगा कि बिहार और उड़ीसा पहले बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। बिहार और उड़ीसा भी बंगाल में ही हुआ करता था। तो ये पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत रखा गया और यहाँ की जनसंख्या लगभग लगभग 5.5 करोड़ के आसपास में थी। यानी 5 करोड़ 40 लाख के आसपास में जनसंख्या थी। तो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, 5.5 करोड़ ये हुआ था। तो जो बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, इस तरह से बंगाल को बांटा गया। ये पूर्वी बंगाल का हिस्सा रखा गया जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था और ये पश्चिमी बंगाल रखा गया जो हिंदू बाहुल्य और इसमें सिख आते थे
उन लोगों का ये इलाका हुआ करता था। तो बंगाल का विभाजन ही उसी उद्देश्य से किया गया था कि हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया जाए, क्योंकि हिंदुओं के बाद अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या किसी की थी भारत में तो वो मुसलमानों की थी, और मुसलमान जब राष्ट्रीय आंदोलन से कट जाएगा तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो ये 20 जुलाई को एक खाका तैयार किया गया और घोषणा कर दिया गया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। ठीक जैसे ही ये घोषणा हुआ, अभी तिथि निर्धारित नहीं है कि किस डेट को ये प्रभावी होगा, अभी तिथि निर्धारित नहीं है, बस 20 जुलाई को ये निर्णय ले लिया गया। और जैसे ही ये निर्णय हुआ, अब पूरे देश में हड़कंप मच गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। अब विरोध कैसे कैसे किया गया, अब उसके बारे में समझते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, अब यहां पर 20 जुलाई को जैसे ही बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, अगस्त महीने में 7 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए बंगाल विभाजन के विरोध के संबंध में। क्या निर्णय लिया गया था, तो यहां पर 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को कांग्रेस की एक कार्य समिति की बैठक हुई और वो कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका बैठक हुआ था। तो कलकत्ता के टाउन हॉल में कांग्रेस के कार्य समिति के बैठक में कांग्रेस के कार्य समिति के बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। क्या निर्णय लिया गया, तो पहला निर्णय यह था कि हम बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे और साथ में इसके लिए स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे और बहिष्कार का प्रस्ताव लाएंगे जिसके माध्यम से इनका बहिष्कार किया जा सके। तो क्या निर्णय लिया गया, यहां पर स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार प्रस्ताव, दो बातों का निर्णय लिया गया कि अब इसके लिए हम लोग स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई और बहिष्कार प्रस्ताव पास कर दिया गया। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। कांग्रेस के द्वारा इसके विरोध में क्या कार्य किया गया, तो 20 जुलाई को इसकी घोषणा हुई, 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल के बैठक में कांग्रेस के कार्य समिति के बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और बहिष्कार प्रस्ताव पास कराया गया कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे और बहिष्कार करेंगे अंग्रेजों का। यह निर्णय लिया गया। अब जब यह निर्णय हो गया कि अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो चूंकि ये कार्य समिति की बैठक थी, ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस पार्टी का वर्ष में केवल एक अधिवेशन होता था और इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पास कराए जाते थे। लेकिन अब वर्ष में अगर और आवश्यकता पड़ गई कोई प्रस्ताव पास कराने का तो कैसे कार्य होगा, इसके लिए एक वर्किंग कमेटी बनाई गई थी जिसको कार्य समिति कहा जाता है। और ये वर्किंग कमेटी पूरे साल काम करती थी। कोई भी प्रस्ताव पास कराना है तो इस वर्किंग कमेटी के द्वारा प्रस्ताव पास कर दिया जाता था, कार्य होने लगता था। और जब वार्षिक बैठक होता था कांग्रेस पार्टी का, तो उस कांग्रेस पार्टी के वार्षिक बैठक में उस प्रस्ताव को फिर से अनुमोदित करा लिया जाता था। ये प्रक्रिया थी
संचालन के कांग्रेस पार्टी की। तो यहां भी वही हुआ कि कलकत्ता के टाउन हॉल में जो कार्य समिति के बैठक में ये दोनों प्रस्ताव पास हुए थे, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया था। जब इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ, इस वार्षिक अधिवेशन में इसका अनुमोदन कर दिया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था, तो ये वार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ था। तो यहां पे अगला पॉइंट बनेगा, कांग्रेस के बनारस के वार्षिक अधिवेशन में, बनारस के वार्षिक अधिवेशन में बहिष्कार प्रस्ताव का अनुमोदन। मतलब यहां पर अब मान्यता मिल गई कि हम बहिष्कार करेंगे अंग्रेजों का और इसी के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो ये घटना कब की है? ये 7 अगस्त 1905 की है। ये दोनों निर्णय लिए गए और फिर कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसमें इसका अनुमोदन कर दिया जाता है। अब वो डेट आ गया जिस डेट पे बंगाल का विभाजन किया जाना था, और वो डेट था 16 अक्टूबर 1905। तो क्या हुआ? 16 अक्टूबर 1905। इस डेट पे क्या हुआ? जो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी, उसको प्रभावी कर दिया जाता है। क्या किया गया? बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी कर दी गई। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर 1905 को। इसका निर्णय कब लिया गया था? तो 20 जुलाई 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन किया कब गया? 16 अक्टूबर 1905 को। और जैसे ही बंगाल का विभाजन किया गया, तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार थी, 7 अगस्त को ही अपना खाका तैयार कर चुकी थी कि किस तरह से हमको विरोध प्रदर्शन करना है। और जैसे ही 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उसके बाद पूरे देश में शोक दिवस मनाया गया। क्या हुआ इस डेट को? पूरे बंगाल में, ये तरीका था आंदोलन को चलाने का, पूरे बंगाल में शोक दिवस, शोक दिवस मनाया गया। पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इसके अलावा जो आम लोग थे, जो जनता थी, जो आंदोलन कर रही थी, स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी, वो लोग वंदे मातरम के गीत गा रहे थे पूरे प्रदेश में। तो यहां पर वंदे मातरम के गीत गाए गए। ये तरीका था आंदोलन का। और साथ में एक और कार्य किया गया था। अंग्रेजों का मूल उद्देश्य यही था कि हिंदू मुसलमानों को बांट दो, लेकिन एकजुटता को दिखाने के लिए जिस दिन ये प्रभावी हुआ, यानी 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन सारे लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधी। यह एक सिंबल था, एक प्रतीक था कि हम बटे नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ अटूट रिश्ता बनाए हुए हैं। तो यहां पर एक दूसरे को एक दूसरे को राखियां बांधी गई। एक दूसरे को राखियां बांधी गई। तो यह घटना है 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई। उसी दिन ही क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? स्वदेशी आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। और बहिष्कार प्रस्ताव तो पास हो ही चुका था, अब बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अब बहिष्कार कैसे कैसे किया जाता है, इसके बारे में समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये आंदोलन कैसे कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं स्वदेशी और बहिष्कार के बारे में। स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार यही मूल मंत्र था इस आंदोलन का, और इसी को आधार बनाया गया आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और विदेशी का बहिष्कार किया गया। तो यहाँ जो बहिष्कार हुआ है, किन किन चीजों का भारतीयों के द्वारा बहिष्कार किया गया, तो सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई कि हम विदेशी वस्त्र धारण नहीं करेंगे। जो ब्रिटेन से वस्त्र बन के आ रहे हैं, कपड़े बन के आ रहे हैं, भारत में बेचे जा रहे हैं। भारत का जो हथकरघा उद्योग था वो बर्बाद हो गया, लोग बेरोजगारी के आलम में चले गए, गरीबी बढ़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो विरोध किया गया वो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, उसको जलाया गया। इसके अलावा जो विद्यार्थी थे वो लोग स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिए, जो वकील थे वो वकालत करना छोड़ दिए, जो सरकारी नौकरी वाले थे वो नौकरी करना छोड़ दिए। इस तरह का ये स्वदेशी आंदोलन था और बहिष्कार किया जा रहा था विदेशी चीजों का। तो यहाँ पर बहिष्कार किसका हुआ? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार। ठीक ना, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। इसके अलावा अदालतों का बहिष्कार किया गया। जो वकालत करने वाले भारतीय थे उन लोगों ने वकालत करना छोड़ दिया। उपाधियों का बहिष्कार किया गया। उपाधियों का बहिष्कार। जिन लोगों को अंग्रेजों ने उपाधियां प्रदान की रखी थी, जिन भारतीयों को उपाधियां दी गई थी, उन लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां वापस करना शुरू कर दिया अंग्रेजों को। ये विरोध प्रदर्शन का एक तरीका था, विरोध दर्ज कराने का एक तरीका था कि हम लोग इस बंगाल विभाजन से खुश नहीं हैं, हम स्वदेशी को अपनाएंगे और विदेशियों का बहिष्कार करेंगे। तो ये तमाम चीजें थी। इसके अलावा सरकारी समारोह एवं सरकारी उत्सवों का भी बहिष्कार किया गया। सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया गया। यही था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशियों का बहिष्कार करेंगे। तो इस तरह से एक आंदोलन चल पड़ा। तो विभाजन तो बंगाल में हुआ था, और ये विरोध प्रदर्शन, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, ये सब कुछ बंगाल में शुरू हुआ। लेकिन अब इसको अखिल भारतीय स्तर पर फैलाने का कार्य किया गया, और इसको अखिल भारतीय स्तर पर फैलाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अश्वनी कुमार दत्त, ये तमाम ऐसे नेता थे जिसने इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया। एक आंदोलन जो एक प्रदेश में आरंभ हुआ था, उसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसमें इन लोगों का नाम आता है। तो यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का प्रसार, राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का प्रसार किया गया, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वो बाल गंगाधर तिलक की। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा इसमें लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय, इसी में एक नाम बहुत महत्वपूर्ण आपको मिलेगा, अश्वनी कुमार दत्त का। उन्होंने एक संगठन बनाया था और उस संगठन के माध्यम से इसको राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का प्रयास किया।
अश्वनी कुमार दत्त। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाया गया। अभी तक जो आंदोलन चलता था, जिस क्षेत्र की घटना होती थी उसी क्षेत्र में वो आंदोलन चलता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी क्षेत्र में, किसी प्रदेश में कोई घटना घटित हुई है और उसका प्रभाव पूरे देश में देखने को मिलता है। तो अखिल भारतीय स्तर पर यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है। क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में कि अखिल भारतीय स्तर पर पहला राष्ट्रीय आंदोलन कब चलाया गया, तो आपका उत्तर होगा बंगाल विभाजन के माध्यम से उत्पन्न जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो अखिल भारतीय स्तर पे ये आंदोलन चलाया गया था। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे ये आंदोलन का पहली बार प्रसार हुआ। अभी तक इस तरह का कोई आंदोलन हमारे देश में नहीं चला था जो पूरे भारत में फैल गया हो। तो इसको पूरे भारत में फैलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है ये तीन महत्वपूर्ण नेताओं की रही है। इसके अलावा और क्या हुआ इस आंदोलन में? ये आंदोलन अपना प्रसारित होता रहा। पहली बार अंग्रेजों को ऐसा लगा कि पूरा हिंदुस्तान ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़ी हो गई है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह का आंदोलन चला था। और क्या हुआ इसमें, कुछ और घटनाओं को देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ। देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ और इसका प्रसार होता रहा, पूरे भारत में इसका प्रसार होता रहा, तो जितने भी लोग थे भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे, जो देश को आजाद कराने के पक्ष में थे, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का समर्थन किया। जो सरकारी नौकरी वाले थे उन लोगों ने नौकरी छोड़ दिया, ठीक ना। जो अदालत जाने वाले लोग थे अदालत जाना छोड़ दिया, विद्यार्थी विद्यालय जाना छोड़ दिए, शिक्षक शिक्षण कार्य करना छोड़ दिए, और जो साहित्यकार थे उन लोगों ने लेख लिखना शुरू किया। आप जानते हैं उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था कि अपने विचारों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। आजकल तो कोई भी घटना होती है इतने तेजी से वायरल होता है कि 24 घंटे में पूरे देश में वो पहुंच जाता है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक ही तरीका था, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोग लेख लिखते थे, उन लेखों को जनता तक पहुंचाते थे, जनता उनको पढ़ती थी, समझती थी और फिर सपोर्ट करती थी राष्ट्रीय आंदोलन को। तो यहाँ पर भी जो बंगाल के साहित्यकार थे उन लोगों ने अपने अपने तरीके से लेख लिखना शुरू किया, और ये बंगाल साहित्य के लिए स्वर्ण काल जैसा था, गोल्डन एज था बंगाल साहित्य का। इसमें बहुत सारे लेख लिखे गए, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, उसको समझते हैं। तो ये जो दौर था बंगाल विभाजन, बंगाल साहित्य के लिए स्वर्ण काल, बंगाल साहित्य के लिए ये स्वर्ण काल जैसा था। आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से तो आप परिचित ही होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय बहुत सारी रचनाएं की, और इन रचनाओं का जो संकलन है वो गीतांजलि में किया गया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं का संकलन कहां पे किया गया? गीतांजलि में। गीतांजलि, ध्यान रखिएगा। इसी गीतांजलि में एक गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और वो गीत आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। और वो गीत क्या था? वो गीत था आमार सोनार बांग्ला। तो उन्होंने एक गीत लिखा था, टैगोर की
गीत। उन्होंने एक गीत लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। और यही गीत आगे चलकर, पहले तो देश का विभाजन हुआ 1947 में, और जब देश का विभाजन हो गया तो भारत दो भागों में टूट गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। और जो पाकिस्तान बना उसके भी दो हिस्से बने, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। और यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में एक नए देश के रूप में आता है जिसको बांग्लादेश कहा जाता है। तो 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो बांग्लादेश ने इसी गीत को, यानी आमार सोनार बांग्ला को, अपना राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया। तो यहां पर एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा कि 1971 में बांग्लादेश ने इसे अपना राष्ट्रीय गीत बनाया, अपना राष्ट्रीय गीत बनाया। ये क्वेश्चन पूछता है ये रचना किसकी रही है, तो ये रचना रविंद्रनाथ टैगोर की रही है, जिसका संकलन इन्होंने गीतांजलि में किया। और जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय गीत इसको बनाया था। एक चीज और, इन्होंने जो अपनी रचनाएं की और इसका संकलन गीतांजलि में किया, इसी गीतांजलि के लिए, इन्हीं रचनाओं के लिए भारत में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, एकमात्र नोबेल पुरस्कार है यह साहित्य का जो किसी भारतीय को प्राप्त हुआ। तो यहां ध्यान रखिएगा कि 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, प्रदान किया गया। तो ये कुछ एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो ये पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था, ये बंगाल साहित्य के लिए स्वर्णकाल जैसा था, और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचनाएं हैं सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं थी, और इनकी रचनाओं को गीतांजलि में संकलित किया गया। और इन्होंने एक गीत लिखा था, आमार सोनार बांग्ला, उसी समय लिखा था। और बाद में जब देश का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद 1971 का युद्ध हुआ, उस युद्ध के माध्यम से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश ने इसे अपना राष्ट्रीय गीत बना लिया। किसको? आमार सोनार बांग्ला को, क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बंगाल को ही काट करके बनाया गया था, तो वहां पे जो भाषा भाषी लोग थे वो बंगाली भाषा ही बोलते थे। तो इसीलिए इन लोगों ने अपना इसको राष्ट्रीय गीत बना लिया, जो आज भी है। ध्यान रखिएगा, आज भी बंगाल का ये राष्ट्रीय गीत है, आमार सोनार बांग्ला। और इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर थे। और इनकी रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण थी कि 1913 ईस्वी में इसी गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो भारत में ये पहले व्यक्ति ऐसे हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, इनकी साहित्य के रचनाओं के लिए, साहित्यिक रचनाओं के लिए। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो ये था आपका साहित्यकारों का जो योगदान था इस राष्ट्रीय आंदोलन में, जो बंगाल से शुरू हुआ था और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और बनते हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया साहित्यकारों का योगदान। इतना ही नहीं था, कुछ और महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। पहली बार ऐसा हुआ हमारे देश में कि महिलाओं ने इस स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया, और
घर में पर्दे के पीछे से निकल करके ये लोग सड़क पे आई, आंदोलन में हिस्सा की लिया, आंदोलन चलाया, धरना प्रदर्शन किए। इन सारी गतिविधियों में महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया था। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो स्वदेशी आंदोलन में पहली बार पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया। पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इसके पहले महिलाएं आंदोलनों में नहीं जाया करती थी, धरना प्रदर्शन में इनकी हिस्सेदारी नहीं होती थी, लेकिन पहली बार ये लोग पर्दे से बाहर निकलती हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चलती हैं। तो इस तरह से ये आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा और इतना दबाव पड़ा अंग्रेजों पर, हालांकि अंग्रेजों ने इसको कुचलने का प्रयास किया। और हुआ क्या कि 1908 आते आते ये आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा, क्योंकि जो बड़े नेता थे उन बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद कुछ लोगों को निर्वासित कर दिया गया और कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको 8 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। वो 1914 में छूट करके आते हैं, 8 वर्ष का कारावास काटने के बाद, 8 वर्ष की सजा काटने के बाद 1914 में वापस आते हैं। और वापस आने के बाद फिर राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का प्रोग्राम बनाते हैं और एक नया लीग स्थापित करते हैं, एक नई संस्था स्थापित करते हैं जिसको होम रूल लीग कहा जाता है। और उसके माध्यम से एक आंदोलन चलाते हैं जिसको होम रूल लीग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसमें इनका जो सबसे ज्यादा सहयोग किया था वो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिल करके 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, एक संगठन बनाते हैं और इस संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर 1900 1908 तक आंदोलन कमजोर होने लगा, क्योंकि सभी बड़े नेताओं को सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक। तो इस तरह से 1905 में जो आंदोलन शुरू हुआ, धीरे धीरे वो राष्ट्रव्यापी हो गया और अखिल भारतीय स्तर पे आंदोलन चला। पहली बार महिलाएं इसमें हिस्सा ली और राष्ट्रीय लेवल पे ये पहला आंदोलन था। ये आंदोलन चला, अंग्रेजों पे दबाव पड़ा, इतना दबाव पड़ा कि अंग्रेज अब ये समझ चुके थे कि ये भारतीय इतने आसानी से मानने वाले नहीं है। अगर हम भारतीयों की कुछ मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे, उनको खुश नहीं करेंगे, तो ये आंदोलन विकराल रूप धारण कर लेगा और फिर हमको देश छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि भारतीयों के पक्ष में कुछ सुधार किया जाए। और लॉर्ड मार्ले के साथ मिलकर, जो कि उस समय भारत सचिव के पद पे थे, इंडियन सेक्रेटरी थे, इन दोनों ने मिलकर के एक सुधार कार्यक्रम तैयार किया जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और यही आगे कानून के रूप में सामने आया, जिसको मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम के रूप में जाना जाता है। और ये अधिनियम 1909 में पास हुआ और भारत में इसको लागू किया गया। और ये किसका परिणाम था? ये परिणाम था बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन था। इस स्वदेशी और बहिष्कार के आंदोलन के दबाव में आकर के ये सुधार कार्यक्रम लाया जाता है और भारत परिषद अधिनियम पास किया जाता है 1909 का। और इसी भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि मार्ले मिंटो सुधार,
या इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भारत परिषद अधिनियम, इंडिया काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो ये 1909 का है। कुछ सुधार करने के लिए, परिषद में कुछ अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए यह सुधार कार्यक्रम पेश किया गया था, फिर कानून बना और उस कानून के परिणाम स्वरूप एक नया अधिनियम सामने आया जिसको भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। केवल दिखावे के लिए भारत के पक्ष में था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और देखेंगे इस परिषद में इस अधिनियम में, परिषद अधिनियम में क्या क्या प्राविधान किए गए थे। बल्कि इस परिषद अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को और बांट दिया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान कर दिया गया था इसके माध्यम से, और मुसलमानों को भारतीयों से पृथक कर दिया गया था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन चलाया गया और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज पहली बार दबाव में आए और उस दबाव के चलते उन लोगों ने सुधार कार्यक्रम को लागू किया था। ये 1909 में आया था, यानी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद आंदोलन चला, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये सुधार कार्यक्रम आता है। तो यही था आपका बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन पहली और सबसे प्रमुख राष्ट्रीय घटना रही है जिसके वजह से पूरा राष्ट्र एकजुट हो गया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब इसके बाद की जो घटनाएं हैं, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होगी 1906 में, 1907 में बंगाल का विभाजन हो जाएगा, फिर ये मार्लियामेंटो सुधार आएगा, उसके बाद दिल्ली दरबार लगेगा, हार्डिंग बम कांड होगा, पहला विश्व युद्ध आरंभ हो जाएगा, होम रूल लीग आंदोलन शुरू हो जाएगा, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा और फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होगा। इतनी घटनाएं आपको देखनी है दूसरे चरण में। तो पहली घटनाओं का डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने देख लिया। इतनी बातें आपको याद रखना है। बंगाल विभाजन में वनडे एग्जाम में जहां से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से आप इसको कवर अप कर लेंगे। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पर इस क्लास को रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना और कांग्रेस के विभाजन को लेकर के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे ये नई पार्टी बनाई जाती है, इसका मूल उद्देश्य क्या था और कैसे कैसे ये कार्य करता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और हर बार की तरह आप लोगों से एक ही अपील है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और एक सीरीज में हम लोग ये सारे टॉपिक्स देख रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज हम लोगों ने जो शुरू किया था वो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से शुरू किया था और इसको 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता, यानी पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये क्लास देख रहे हैं, ये शुरू से अंत तक इसका नोट्स बनाते रहें और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे और वनडे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब आप क्रैक कर पाएंगे। यहां से कोई क्वेश्चन आपका छूट के नहीं जाने पाएगा। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई सुधार के संबंध में कोई सलाह है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, उस पर विचार किया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में उसको फॉलो किया जाएगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।